नमस्कार मित्रों, स्वागत है सबसे आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम अपने इसमें जो हमने यूपी जीडीसी के लिए जो बैच चलाया हुआ है, जिसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हमने इसमें अभी तक अरब ज्योग्राफर, रोमन, ग्रीक और अंधयुग यहाँ तक हमने देख ली कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम उत्तर लेखन आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे वो हमने देख लिया है। अब इसमें जो भूगोल का जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर इसके बाद आते हैं वरेनियस और कांट से, जो कि आधुनिक जो कि उत्तर क्लासिकल या उत्तर शास्त्रीय काल के भूगोलविद हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वारेनियस पे जो वारेनियस के बारे में महत्वपूर्ण कथन है कि ये आपके द्वैतवाद के जनक हैं ये। तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। देखिए, वैसे क्वेश्चन तो नॉर्मली रहते हैं कि मान लीजिए वारेनियस का भूगोल में योगदान लिखिए, पर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी कि सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल की द्वैत संरचना की स्थापना में वारेनियस के कार्य पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन इनके बारे में आ सकता है क्योंकि इन्होंने जो है द्वैतवाद का भूगोल में द्वैतवाद की इन्होंने स्थापना की थी, इसलिए ये इनका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं, एक तरीके से भूगोल का आज हम रिवीजन करेंगे कि क्या हमने पढ़ा है और आगे किस तरीके से रहेगा। तो हम जो इसमें भूगोल का एक तरीके से कहानी के फॉर्मेट में समझेंगे, आप लोग सुनते जाएंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले जो है, जब लोग भूगोल का वर्णन करते थे तो भूगोल को एक विषय मान के भूगोल का अध्ययन नहीं करते थे, ना ही कोई ऐसा उनका कोई मंशा थी कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करना है। सबसे पहले दार्शनिक विषय ही था। तो भूगोल को पहले कैसे जानते थे भाई, किसी की किताब में किसी जगह का वर्णन है या फिर किसी लड़ाई का जिक्र है कि भाई यहाँ हुई थी, इस मैदान में लड़ाई हुई थी। अब जैसे मान लीजिए इस गीता में वर्णन है आपका महाभारत के युद्ध का, तो महाभारत के युद्ध का वर्णन संजय ने किया था। तो संजय धृतराष्ट्र को बताता था कि भाई कि वहाँ पर देखिए कैसा मौसम है, अब दिन हो गया है, अब लड़ाई होने वाली है, और अब जो है संध्या काल है, या आज बारिश हो रही है, आज लड़ाई नहीं होगी, आज इस तरीके का मौसम है, आज जो है काले घने बादल छा गए हैं। तो इसलिए उसमें एक बार जिक्र भी किया गया है कि जब जयद्रथ को मारा था, तो जब अर्जुन ने कसम खाई थी कि या तो मैं आज सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा, ये अर्जुन ने कसम खाई थी। तो फिर ऐसा लिखा गया है कि भगवान ने अपनी लीला रचाई और तो समय से पहले सूर्यास्त कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो समय सूर्य ग्रहण का समय था, वो समय सूर्य ग्रहण का समय था, जिससे जो है बादल में आसमान में बिल्कुल काला अंधेरा सा गया और उससे लगा कि भाई कि अब तो सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तो वो जो भागने लगा, खुशी मनाने लगा, तो वो अपनी सेना के बीच में से निकल आया जयद्रथ, और फिर थोड़ी देर बाद सूर्य उदय हो गया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर अर्जुन ने मार दिया। तो ऐसे वृत्तांत और ऐसे लेखों का वर्णन पहले किताबों में मिलता था, जैसे अपने यहाँ महाभारत में मिलता है। और फिर ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, उसमें आपके होमर में मिलता था। होमर में इलियड, ओडेसी और इलियड, ये किताबें थीं। इसमें जो है इसमें ट्रोजन के युद्ध का वर्णन मिला है कि भाई ट्रोजन का युद्ध जहाँ पर हुआ था वहाँ पर किस तरीके की भूमि थी, भाई कौन सी सेना पहाड़ पे थी, कौन सी सेना मैदान में थी, किस सेना पे जलवायु का प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों का वर्णन था। तो भूगोल की शुरुआत यहीं से हुई है। और फिर इसके बाद जो है ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान भी रहा है। इसमें आपका गणितीय भूगोल में योगदान रहा है, फिर आपका वर्णन करने में योगदान रहा है, क्रमबद्ध बनाने में योगदान रहा है, और प्रादेशिक में भी योगदान रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें फिर इसके बाद जो है फिर भूगोल को एक नाम दिया गया है, ज्योग्राफी, जो नाम जो है इरेटोस्थनीज ने दिया। तो इरेटोस्थनीज को इसीलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं हम। और भूगोल को जो क्रमबद्ध अध्ययन बताया कि भाई पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही भूगोल है।
ये किसने कहा है? ये कहा है आपका जेस्पेरिडोस में, जेस्पेरिडोस में लिखा हुआ है, जो हिकेटियस ने कहा है। इसलिए हम हिकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। ये सब बातें ग्रीक ने कही। ग्रीक के बाद रोमन आए, फिर रोमन ने और ज़्यादा विकास किया भूगोल में। जब इन्होंने और ज़्यादा विकास किया तो इसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय भूगोल की नींव है उसका वर्णन जो है स्ट्रैबो ने अपनी कृतियों में कर दिया था। फिर उसके बाद टॉलमी आए, स्ट्रैबो, इसके बाद टॉलमी आए। तो टॉलमी ने भी अपनी किताबों में जिक्र किया। टॉलमी ने जो है मानचित्र भूगोल पर काम किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद आया डार्क एज। जब भूगोल विकास ही कर रहा था जब भूगोल विकास कर रहा था तब जो है यूरोप में क्रिश्चियनिटी का जो है प्रभाव हो गया। और जब यूरोप पूरी तरीके से धर्म की आगोश में आ गया, फिर उसके बाद वहाँ पर धर्मांतर छाने लगे। और जब वहाँ धर्मांतर छा गई, फिर उसके बाद वहाँ पर ज्ञान का बिल्कुल लोप हो गया। मतलब यहाँ पर ज्ञान जो है धर्म के अनुसार पढ़ाया जाने लगा। जैसा धार्मिक किताबें कहते थी वैसा ही मानते थे। भाई पृथ्वी अरस्तु ने पृथ्वी को गोल बताया था, तो और इनसे बहुत साल पहले बता दिया था, मगर उसमें मना कर दिया कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जो है चपटी आकार की है। चपटी आकार की है और 4 पिलर पर पृथ्वी खड़ी हुई है, और नदी में से सूर्य निकलता और नदी में सूर्य डूबने लगता। तो ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाने लगी। फिर इसके बाद आए अरब ज्योग्राफर। जब यहाँ पर धर्मांता फैली हुई थी, तो फिर अरब भूगोलवेत्ता ने कहीं ना कहीं अपने समय में भूगोल को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करी। क्योंकि ये व्यापारी होते थे तो एक दूसरे की संस्कृति में आना जाना इनका होता था। तो कुछ ज्ञान इनकी संस्कृति से लिया, कुछ ज्ञान वहाँ से लेना, और फिर उस ज्ञान को संकलित करने में, यानी कि ज्ञान का एकत्रण करने में, एकत्रण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। फिर यहीं से इसके बाद आया भूगोल में पुनर्जागरण। जब यूरोप में डार्क एज यानी कि अंधयुग का खात्मा होने लगा, और जो प्राचीन जो ज्योग्राफर थे जैसे टॉलमी थे, टॉलमी की किताबों के लोग बागों ने टॉलमी की किताबें पढ़ी है, तो स्टनीज की किताबें पढ़ी तो उन्हें पृथ्वी के बारे में पता लगा। अरस्तु की किताबें पढ़ी, फिर टॉलमी की किताब पढ़ी, तो टॉलमी की किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी कि चीन से पूर्व में एक अज्ञात क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे सोने की खजाने हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी थी। तो फिर यूरोपियन लोगों ने यूरोपियन लोगों ने सोचा कि भाई हम अब जाके देखते हैं। और यूरोपी की जो है भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, उनके पास पानी के जहाज़ थे और पूरा रास्ता समुद्री था। तो समुद्री था, उनको फिर धीरे धीरे जो है नए मार्गों की खोज करी उन्होंने। नए मार्गों की खोज के बाद जो है पूरी दुनिया में जाने लगे। तो जो है रिसोर्स यानी कि संसाधन की खोज स्टार्ट हो गई। फिर संसाधन की खोज स्टार्ट हो गई। इस तरीके से ज्योग्राफी का ये पुनर्जागरण काल आया। फिर इसके बाद आपका आया उत्तर शास्त्रीय काल। जिसमें 2 भूगोलवेत्ता महत्वपूर्ण रहेंगे, एक तो वारेनियस और दूसरा कांट। अब वारेनियस का ये मानना था कि भाई भूगोल को हम कब तक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ते रहेंगे। भूगोल का महत्व तब तक है कि जब तक हम उसे भूगोल को अपने भूदृश्य पर अप्लाई ना करें, भूदृश्य यानी कि स्थान विशेष पर अप्लाई ना करें। तो इन्होंने भूगोल में नया एक द्वैतवाद प्रारंभ करा, यानी कि भूगोल में एक डाइकोटनी प्रारंभ करी, जिसे इन्होंने कहा सामान्य भूगोल वर्सेस विशेष भूगोल।
सामान्य भूगोल में इन्होंने कहा कि भाई सामान्य भूगोल में तो हम उनका ही अध्ययन करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ नियम जो सामान्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सामान्य नियम पृथ्वी गोल है तो वो सबके लिए ही सामान्य नियम है। और एक मान लीजिए एक अमेरिका से यूरोप से अमेरिका का रास्ता खोजा तो सबके लिए सामान्य है, तो समुद्री मार्गों की खोज, ऐसे नियम सामान्य हैं। पर जो विशेष भूगोल है, विशेष भूगोल में, अब विशेष भूगोल में जैसे कि मान के चलिए प्रदेश का अध्ययन करना है, तो प्रदेश की तो इसमें आ जाएगा जैसे प्रदेश की मृदा, फिर प्रदेश की जलवायु, प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, और जो है प्रदेश के कंटेम्प्रेरी इशू, उसकी भौगोलिक स्वरूप क्या है उस प्रदेश का, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सामान्य भूगोल में आएगा, जैसे मान लीजिए आपका मृदा वर्णन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मृदा का वर्णन किया जाएगा, जिसे हम पेडोलॉजी या फिर ये सॉइल ज्योग्राफी बोलेंगे, तो ये एक सामान्य भूगोल हो जाएगा। विशेष भूगोल हो जाएगा इम्पैक्ट, कि इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरे प्रदेश से भाई ये प्रदेश अलग क्यों है, और दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने भूगोल का द्वैधीकरण कर दिया है, यानी भूगोल में द्वैधवाद प्रारंभ कर। फिर इसके बाद कांट आते हैं। कांट के भी विचार ऐसे ही होते हैं, इनसे मिलते जुलते होते हैं। तो कांट ने कहा जो है भूगोल का अध्ययन, कांट ने कहा कि भूगोल का अध्ययन स्थान के परिप्रेक्ष्य में कराया जाना चाहिए, और जो है इतिहास का अध्ययन एक काल के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ये कांट का मानना था। और फिर कांट ने जो है कोरोलॉजी शब्द दिया। कोरो का मतलब होता है क्षेत्र, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन या फिर वर्णन। तो उन्होंने क्षेत्र वर्णन की नींव रखी, तो क्षेत्र वर्णन की नींव रखी। फिर इसे ही पालन किया हेडनर ने। फिर इसके बाद फिर यही हार्टशॉन का विचार बना। तो इस तरीके से भूगोल में जो है पहले ही एक ड्यूअलिज्म और डाइकोटनी का जन्म हो गया यहाँ से। फिर इनके बाद जो है आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में हमबोल्ट और रिटर आते हैं। हमबोल्ट और रिटर दोनों ही जो है पार्थिव एकता के समर्थक होते हैं। पार्थिव एकता के समर्थक होते हैं दोनों ही। पर इनमें भी दोनों में द्वैतवाद होता है। ये जो है रिटर ईश्वरीय थे, यानी कि ये मानते थे कि जो है यदि कोई चीज़ यूनिकनेस किसी चीज़ में है तो ईश्वरीय दृष्टि से है। और ये मानते थे कि नहीं, हर एक वस्तु का, हमबोल्ट मानते थे कि हर एक वस्तु का अपने आप में प्राकृतिक स्वरूप होता है उसका। तो ये प्राकृतिकवादी थे और ये ईश्वरी थे। तो यहाँ पर एक और आ जाता है द्वैतवाद। सबसे पहला द्वैतवाद आ गया सामान्य बनाम विशेष भूगोल। फिर आ गया प्राकृतिक बनाम ईश्वरीय भूगोल। फिर इनके बाद आते हैं हमारे आधुनिक काल में जर्मन, फिर अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन के बाद आएंगे फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटिश, और फिर यूएसएसआर या रूस। उस टाइम रूस, पहले यूएसएसआर था। तो ये सब आ जाएंगे। इन सब की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भूगोल में इतने मत होने लगे
तो फिर इनके भी अलग अलग मत थे। अब फिर इसमें आए ऑस्कर पास्चल। पास्चल ने एक अलग बात बोल दी कि भाई भूगोल जो है, भूगोल का मतलब होता है जियो माने पृथ्वी, या जियो माने पृथ्वी, ग्राफी माने अध्ययन, यानी कि जो है भूगोल में हम जो है सिर्फ भौतिक पक्ष का ही अध्ययन करेंगे, उसके मानवीय पक्ष का अध्ययन नहीं करेंगे। ये इनका मानना था। तो इन्होंने एक नए भूगोल को जन्म दे दिया, भौतिक बनाम मानवीय भूगोल। तो ये सभी लोग क्या कर रहे थे, ये सभी लोग भूगोल को पढ़ने का तरीका बता रहे थे कि हम भूगोल को किस तरीके से विकसित करें, हम भूगोल का विकास किस क्षेत्र में करें। और बाकी सबके जब भूगोल विकास, जब कोई विषय विकास होता है, जब किसी विषय का विकास होता है, तो सबसे पहले जो उसके जो पुराने लोग होते हैं जो उस विषय को विकसित कर रहे होते हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई उसका विकास किस तरीके से करा जाए, उसके पढ़ने का क्या तरीका हो, उसमें किन किन चीज़ों का समावेश हो, किन किन चीज़ों का ना हो। तो ये ऑस्कर पास्चल मानते हैं जो है भौतिक भूगोल होना चाहिए और कि मानवीय भूगोल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक ये भूगोल में द्वैतवाद स्थापित हो रहा था। द्वैतवाद का मतलब होता है कि अपने अपने हिसाब से विषय को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से उसमें और चीज़ों का समावेश किया जाए, ये सब इसमें हो रहा था। फिर इसके बाद और जो जोग्राफर है उन्होंने उनकी अपनी अपनी मान्यताएं थी। जैसे हॉटसन मानते थे, जैसे कि हॉटसन मानते थे क्रमबद्ध भूगोल, जैसे हॉटसन मानते थे प्रादेशिक भूगोल होना चाहिए। प्रादेशिक भूगोल के कट्टर समर्थक थे ये। और फिर शेफर आए। शेफर ने कहा भाई प्रादेशिक भूगोल कैसा प्रादेशिक भूगोल, जब तक भूगोल में हम विज्ञान का विकास नहीं करेंगे जब तक हम इसमें वैज्ञानिक समावेश नहीं करेंगे तो इसमें तब तक भूगोल का क्या ही महत्व भूगोल पढ़ने का। तो इन्हें शेफर ने कहा कि भाई इसमें जो है हम इसे क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो आगे चलकर इसी भूगोल को, जो सामान्य और विशेष भूगोल है, इसी पे अध्ययन हार्टशॉन ने और वर्सेस शेफर, यही विवाद का इनका कारण बना। फिर शेफर के विवाद के बाद फिर यहाँ पर जो है इनके क्रमबद्ध अध्ययन से मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुआ। फिर मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर लोगों ने ये महसूस किया यार हम जो नियम पे नियम तो बनाए जा रहे हैं, भूगोल में इतने सारे हमने नियम बना दिए। और वैसे ही भूगोल का जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो भूगोल में कोई भी नियम जो है सभी जगह के लिए अनुकूल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई नियम, जैसे कि कोई नियम है आपका, ये इंडस्ट्री से संबंधित नियम है औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत। तो औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत या फिर औद्योगिक संकुल के जितने भी सिद्धांत हैं वो हर जगह के लिए 100% कारगर बन जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। और ये सारे नियम, अब जैसे क्रिस्टोफर का सिद्धांत है, तो क्रिस्टोफर के सिद्धांत में जो सिद्धांत दिया है रैंक साइज रूल है। अब जैसे रैंक साइज रूल है जेके जिफ का, तो जेके जिफ का जो नियम है वो भारत में लागू नहीं है, विकसित देशों में लागू है, विकासशील देशों में लागू हो ही नहीं सकता वो नियम। तो फिर इस तरीके से उन्होंने महसूस किया कि भाई ये हम जो है गणितीय समावेश तो इसमें करते आ रहे हैं, बट इसमें मानव केंद्रित अध्ययन कहाँ है, यानी कि मानव कहाँ है इसमें से। हम कभी मानव को ध्यान में रख के तो कर ही नहीं रहे, हम अपने हिसाब से भूगोल का विकास कर रहे हैं। तो फिर इसी में आएगा फिर मानव केंद्रित अध्ययन। मानव केंद्रित अध्ययन फिर इसमें जो भूगोल की और शाखाएं विकसित होंगी, जैसे कि कल्याणकारी भूगोल, सुधारवाद, व्यवहारवाद, इसमें मेंटल मैप वगैरह होंगे। नारीवाद, फिर इन सब में भी क्या हुआ, जब कोई विचारधारा होती है तो उस विचारधारा की एक टाइमलाइन होती है, एक लिमिटेशन होती है उस विचारधारा की। कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग जो है उस विचारधारा से ऊब जाता है और उन सभी विचारधाराओं को निकालना पड़ता है। फिर इसके बाद नवीन सुधार आए।
फिर नवीन आधुनिक भूगोल का जन्म हुआ, एक विचारधारा है जिसमें हम मानव केंद्रित प्लस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव केंद्रित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन दोनों में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो अब मतलब भूगोल का अध्ययन ऐसा होना चाहिए, अगर हम भूगोल के किसी भी पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं उसका अध्ययन तो होना चाहिए वैज्ञानिक। उद्देश्य मानव कल्याण, मानव कल्याण, तो ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो अभी जो भूगोल में आयाम है वो भूगोल में आयाम इस वजह से, यदि कंप्यूटर ज्योग्राफी बना है अपने यहाँ, तो इंडिया में भारत में ज्योग्राफी कम से कम 3 पीढ़ी पीछे है। बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में ज्योग्राफी को खाली ज्योग्राफी में बोलकर कंप्यूटर ज्योग्राफी बोलते हैं। तो वहाँ पर जब ज्योग्राफी में अगर कंप्यूटर ज्योग्राफी से भी अध्ययन किया जाएगा, जीआईएस जीपीएस चाहे इन सब का भी अध्ययन किया जाएगा, इनका उद्देश्य क्या रहेगा? इनका उद्देश्य रहेगा मानवीय सुरक्षा। तो जब उनका उद्देश्य मानवीय सुरक्षा रहेगा, मान लीजिए कितनी भी सैटेलाइट बना लें हम, कितना भी कुछ कर लें, डीआरडीओ बनाया और ये सारी संस्थाएं बनाई, सब में जीआईएस जीपीएस होता है, सब में जीआईएस जीपीएस है और इसमें ज्योग्राफी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जीआईएस जीपीएस जब हमने बनाया, फिर इसमें जो है क्यों बने हैं, ये बने हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ सबका एक होता है, मानवीय कल्याण। तो मानवीय कल्याण जो है उद्देश्यों के बीच में रखा जाता है, और बाकी उद्देश्य तो होते हैं इनके, बाकी अध्ययन और स्वरूप जो है इनका वैज्ञानिक तरीके से हो चुका है। तो इतना हमने समझा भूगोल के बारे में। अब देखते हैं हम आज के अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, हमने बताया था पहले ही कि जब भूगोल का विकास हो रहा था तो उसमें भौगोलिक विकास में जब सभी लोग अपने हिसाब से भूगोल को डेवलप कर रहे थे, भूगोल को अपने हिसाब से ढाल रहे थे, तभी जो है उत्तर शास्त्री काल आता है, जिसमें 2 भूगोलवेत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो वारेनियस और दूसरे कांट। वारेनियस जब आए तो वारेनियस ने क्या देखा कि भाई भूगोल में जब हम भूगोल तो हम पढ़ रहे हैं, भूगोल तो हम सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए सभी लोग उस टाइम सामान्य भूगोल पढ़ते थे। सामान्य भूगोल, तो सामान्य भूगोल में क्या आता था? सही है, सामान्य भूगोल में पृथ्वी की संरचना, इसी का अध्ययन करते थे ज़्यादा लोग। वायुमंडल, भौतिक भूगोल का वर्णन, तो जो भूगोल का विकास है, वो जो भूगोल का अध्ययन है, जैसे कि हम जो किसी चीज़ का अध्ययन है वो सूक्ष्म दृष्टि से नहीं हो पा रहा, सूक्ष्म दृष्टि से। तो सूक्ष्म दृष्टि से करने के लिए इन्होंने भूगोल में एक द्वैतवाद का नींव रखी। इसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वारेनियस के विचारों का भूगोल में, वारेनियस के विचार का द्वैतवाद की नींव रखने में क्या योगदान था? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, वारेनियस के विचारों का द्वैतवाद की नींव रखने में भूगोल में क्या योगदान था? ये हम एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो सीखेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल की द्वैत संरचना की स्थापना में वारेनियस के कार्य पर चर्चा कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसमें वही पूरे तरीके से वारेनियस का विश्लेषण करते हैं, फिर विश्लेषण के बाद जो है अपना उत्तर
दे दें इसमें इस तरीके से। पर इसमें पूछा है कि सामान्य और विशिष्ट भूगोल है, तो देखते हैं इसमें इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे। उत्तर इसमें लिखेंगे 17वीं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे अब हम। 17वीं सदी में वारेनियस ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथा भूगोल को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और संगठित बनाने में, इसे लिखेंगे संगठित बनाया। अब इसमें मेन डायरेक्ट लाइन लिखेंगे। वारेनियस के विचारों से भूगोल को एक नई दिशा, सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल, वारेनियस के विचारों से भूगोल को एक नई दिशा, सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल प्राप्त हुई, जिससे भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ। देखिए, हमने इसमें अपनी प्रस्तावना में 17वीं सदी में वारेनियस ने भूगोल के विषय में भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तब भूगोल को वैज्ञानिक, तर्कसंगत व संगठित बनाया। वारेनियस के विचारों से भूगोल को एक नई दिशा सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल प्राप्त हुई, जिससे भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ। तो हमने इस लाइन में अपने इस इंट्रोडक्शन में बता दिया कि भाई हम क्या लिखने वाले हैं आगे और कैसा हमारा उत्तर रहेगा, किस एंगल में हमारा उत्तर जाएगा। अब देखिए, इसमें हम और एक फॉर्मेट में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इसमें इनके ग्रंथ का नाम, ग्रंथ ज्योग्राफिया जनरलिसिस, ये इनका ग्रंथ है। इसी में द्वैतवाद का वर्णन है, द्वैतवाद का वर्णन, इसी में द्वैतवाद का वर्णन किया। फिर हम इसमें वर्णन करेंगे वारेनियस का योगदान, देखिए वारेनियस का किस तरीके से द्वैतवाद में योगदान रहा है। तो देखिए, इसमें हम पॉइंट डालेंगे यहाँ से। ग्रंथ में वर्णन,
फिर इसमें लिखेंगे वारेनियस ने अपने ग्रंथ में सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल का वर्णन किया है, जिसके 3 खंड हैं। जिसके 3 खंड हैं। तो इसमें एक सब हेडिंग डालेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इन खंडों में फिर वॉल्यूम वन वॉल्यूम 2 में इन खंडों में सामान्य नियम थे। सामान्य नियम थे जैसे पृथ्वी की संरचना, नए मार्ग, जलवायु आदि। फिर इसे ही आप और इसे डेस्क्रिप्टिव करके लिख सकते हैं। इसमें और चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। ये पृथ्वी की संरचना थी, कुछ जनसंख्या संबंधी नियम थे, कुछ जो ऐसे नियम जो शुरू से चलते चले आ रहे थे, वांछित संबंधी कुछ नियम थे जो सामान्य नियमों के अंतर्गत आते थे, यानी क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आते थे। क्रमबद्ध भूगोल का वर्णन इसमें था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप इसमें ऐसी बातें लिख सकते हैं। और इसमें फिर आगे आती है इसकी वॉल्यूम 3। तो इन्होंने मान लीजिए इन्होंने वर्णन तो इन्होंने अपनी पुस्तक में 3 वॉल्यूम लिख दी थी, पर जो इन्होंने वर्णन किया था, जो इनके अध्ययन में था, वो इनका अध्ययन पहली दूसरी ही वॉल्यूम का ही हो पाया था अच्छे से। और इनके 28 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। जब 28 सालों की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद इनका जो क्षेत्रवर्णीय अध्ययन है वो इनका अधूरा ही रह गया। तो जो अब हम कांट को इतनी ज़्यादा महत्व देते हैं, वो कांट को ना महत्व देके हम फिर आज वारेनियस को इतना महत्व दे गए। तो यदि उन्होंने अपने वॉल्यूम 3 का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दिया होता, अच्छे से उसमें वर्णन और ज़्यादा वर्णन कर लिया होता। इन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में भूगोल को 2 भागों में बांट दिया कि किस तरीके से भूगोल का अध्ययन करें, तो भूगोल की नई दिशा प्रदान कर दी। तो इन्होंने भूगोल को देखिए किस तरीके से नई दिशा प्रदान करते हैं। तो जो पहले के जो थे वो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन करते थे। भाई क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन जो है ग्रीक रोमन, तो ग्रीक रोमन क्या कर रहे हैं? ग्रीक रोमन यही तो कर रहे हैं भाई। ग्रीक रोमन में क्या चल रहा है? क्रमबद्ध अध्ययन चल रहा है एक तरीके से। क्रमबद्ध अध्ययन यानी क्रमबद्ध यानी मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, तो मृदा का ही अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके अंतर्गत। अब जैसे पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी की संरचना, जैसे पृथ्वी का आकार का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया है और इसी चीज़ के बारे में तो क्रमबद्ध उसका अध्ययन किया है। उसका प्रादेशिक अध्ययन नहीं बताया है किसी ने भी। फिर रोमन में आके रोमन में जब स्ट्रैबो आते हैं, स्ट्रैबो ने कहीं ना कहीं अपने लेखों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया है, जिसके लिए इन्हें वास योग्य क्षेत्र मतलब किस भूमि के लिए भाई आपको रहने के लिए किस तरीके के भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत होगी, मतलब कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए वहाँ की। भाई पानी होना चाहिए, साफ़ मौसम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई रेगिस्तान में जाके बस जाएंगे, तो ये नहीं होता है। तो इस तरीके से स्ट्रैबो ने बताया। तो कहीं ना कहीं यहाँ चल तो रहा था काम, बट इतने लेवल पर काम नहीं चल रहा था। वारेनियस ने अपने ग्रंथों में इस तरीके से मतलब भूगोल को एक तरीके से नई दिशा प्रदान करती है, यानी कि एक क्रांति ला दी भूगोल में एक तरीके से कि भूगोल को किस तरीके से पढ़ा जाए। देखते हैं आगे। फिर इसमें आप अध्ययन करेंगे ये जो विशिष्ट भूगोल पदार्थी,
विशिष्ट भूगोल पर आधारित। अब विशिष्ट भूगोल क्या होता है? विशिष्ट भूगोल में आप उसका वर्णन करेंगे, भाई प्रदेश का वर्णन होता है, प्रदेश की जलवायु, मृदा, मानवीय अध्ययन, और जो है भूगोल का अध्ययन मानवीय हिसाब से करना, ये सब चीज़ों का अध्ययन इसमें विशिष्ट भूगोल में होता है। यहाँ से आप लिख देंगे इसमें वॉल्यूम 3 में। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे। ये यहाँ से बॉडी का पार्ट है आपका। फिर नेक्स्ट इसमें हमने अगर वारेनियस का योगदान इसके परिप्रेक्ष्य में सामान्य और विशिष्ट भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जो था, वो कार्य का यहाँ पर वर्णन किया है। अब इसमें नेक्स्ट वर्णन करेंगे भाई सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल। ये होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे सामान्य भूगोल का। इसे हम क्रमबद्ध भी कहते हैं। तो सामान्य भूगोल का अध्ययन होता है जब किसी विषय का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें विषयगत, मतलब हम इसमें विषयगत अध्ययन करते हैं। विषयगत अध्ययन क्या होता है? विषयगत अध्ययन होता है जिस तरीके, जैसे मान लीजिए एक मृदा का अध्ययन है, तो मृदा के अध्ययन में पूरे विश्व की मृदा निर्माण, मृदा का वितरण, मृदा की संरचना, यानी कि विषयगत एक ही विषय का अध्ययन करना है इसमें। और जहां पर बात आती है आपकी विशिष्ट भूगोल की, तो विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसमें विषयगत अध्ययन न करके हम इसका वस्तुपरक अध्ययन करते हैं। अब देखिए वस्तुपरक अध्ययन क्या होता है? जैसे मृदा, तो मृदा में ही हम ले लेंगे, देखिए मृदा का वितरण ले लेंगे, फसल ले लेंगे, मृदा में फसल क्या होती है, मृदा को उपजाऊ बनाने के क्या उपाय हैं, फसल है, फिर किस मृदा में कौन सी फसल होगी। तो ये सब मृदा का जो है वस्तुपरक अध्ययन करेंगे। वस्तुपरक अध्ययन इसमें होगा, मृदा के सारी चीज़ देखेंगे कि भाई मृदा का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा अपरदन हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और लिंचिंग हो गई तो उसका क्या होगा, निच्छालन क्या होता है, इसमें कौन सी फसल उपजानी चाहिए भाई, जो है बहुफसलीय जो है मृदा के लिए अच्छी रहती है। फिर इसमें फसल चक्रण मृदा के लिए कैसा रहता है। तो ये सब चीज़ें इसका अध्ययन होता है विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत। फिर ये हो जाएगा एकल विषयीय, क्योंकि इसमें सिर्फ एकल विषय है मृदा का अध्ययन। और विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत आएगा आपका बहुविषयीय। तो बहुविषय में लिखेंगे विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन किसी
विषय के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रदेश के संदर्भ में बहुविषयी तरीके से करते हैं। तो जो भूगोल का अध्ययन होगा इसमें एक मल्टी डायमेंशन इसका जो हम अध्ययन करेंगे तो मल्टी डायमेंशन करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल के बारे में लिखेंगे। तो देखिए सामान्य भूगोल में हम ऐसी बातें लिखेंगे और विशिष्ट भूगोल में हम इसमें जैसे बहुविषयी है, ये वस्तुपरक होता है और इसमें फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे विशिष्ट भूगोल में वर्णनात्मक तथा स्थानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये हमने लिख दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये मेन बॉडी हो गई पूरी तरीके से। ये यहाँ पे हमको किस चीज़ का वर्णन करना है ये हमने लिख दिया। आप इसका आंसर फॉर्मेट करके एक मुझे सेंड करेंगे और मैं इस आंसर का इवोल्यूशन करूँगा। अब फिर इसमें बस ये इस क्वेश्चन में इतना ही लिखेंगे। यहाँ तक आपके 200 वर्ड 200 शब्द बिल्कुल उचित है, यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। फिर इसमें बस नीचे अब इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इसमें इंट्रोडक्शन चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें वारेनियस की वारेनियस के द्वैतवाद ने आधुनिक भूगोल में नई दिशा प्रदान की तथा भूगोल को और प्रासंगिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। ये इतना हम लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। तो देखिए तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल की द्वैत संरचना की स्थापना में वारेनियस के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो हमने इनके वारेनियस के कार्य हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हमने कर दिया है, हमने समझा दिया है आपको। देखो इंट्रोडक्शन पूरा लिख दिया है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मेशन क्या होगा, आपके उत्तर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए वो बता दिया है यहाँ पर, और फिर इसका निष्कर्ष भी लिख दिया है इसमें क्या होगा। और जो आपका जो इसमें मेन जो शब्द आप यूज़ करेंगे, अब इसमें सिर्फ आपको लिखना होगा कि आप अपने आइडिया को किस तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैनुअल कांट के ऊपर, और ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत हद तक संभावना है, यदि यहाँ से क्वेश्चन आया तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इमैनुअल कांट के दार्शनिक ढांचे ने भूगोल को एक क्षेत्रवर्णी यानी कोरोलॉजिकल विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। देखिए ये भी यही कर रहे हैं। अब जो वारेनियस ने किया, अब कांट भी यही कर रहे हैं। तो कांट का क्या मानना था कि
भूगोल का अध्ययन किसी स्थान के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए और इतिहास का अध्ययन काल के पक्ष में करना चाहिए। यानी कि भूगोल को इन्होंने भूगोल स्थान विशेष और इतिहास काल विशेष। स्थान विशेष को उन्होंने कहा कोरोलॉजी और काल विशेष को कहा क्रोनोलॉजी। ये इनका मानना है। तो इनके ही विचारों में सबसे पहले इन्होंने कांट ने ही भूगोल के अध्ययन के लिए कोरोलॉजी शब्द का स्थापना की। कोरोलॉजी, कोरोग्राफी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया सबसे पहले। कोरोग्राफी शब्द की स्थापना करी। फिर इसी कोरोग्राफी को हेटनर ने कोरोलॉजी का। फिर आगे चलकर हार्टशॉन ने क्षेत्रीय वर्णन का। फिर इसमें क्षेत्र वर्णन का। और फिर इसमें शेफर आते हैं। शेफर ने इनके पूरी तरीके से आइडिया को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम उस आइडिया को क्यों माने जिसमें क्रमबद्धता नहीं है, जो सिर्फ क्षेत्र का अध्ययन ही करता है। ऐसे तो भूगोल का कोई महत्व नहीं हो जाएगा। सारे विषयों में गणित का इस्तेमाल हो रहा है, सारे विषयों में वैज्ञानिकता आ गई है, इसमें कहीं वैज्ञानिकता नहीं है। तो इन्होंने कहा भूगोल का अध्ययन इस तरीके से नहीं होगा, भूगोल का अध्ययन होगा क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तो शेफर का मानना था ये। और शेफर ने फिर कांट को अपवादवाद का जनक कहा। अब देखिए इन्हें अपवादवाद का जनक क्यों कहते हैं। अपवादवाद का स्थान विशेष, तो स्थान विशेष मान लीजिए कोई दो स्थान है, ये मरुस्थलीय स्थान है, ये आपका मैदान है, ये आपका जो समुद्र है। यही हवा मैदान पर चल रही है, यही हवा समुद्र पर चल रही है। तो जब समुद्र पर हवा चलती है तो तेज चलती हुई जो हवाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए ये समुद्र, फिर यहाँ पर धीरे धीरे ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर और डेवलप होता है। तो लो प्रेशर डेवलप होने से ये जो है टोर्नेडो का रूप ले लेती हैं, एक तरीके चक्रवात का रूप ले लेती हैं। अब यही हवाएं इसी स्पीड से यहाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर तो इन हवाओं ने टोर्नेडो का रूप लिया था। हो सकता है ये अपने साथ मानसून ले आए। तो यहाँ पर देखिए दोनों के ज्योग्राफी, इसकी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर मैदान है, तो दोनों के भूगोल में अंतर है। दोनों के भूगोल में जब अंतर हो गया तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये तो अपवाद लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपवाद किसमें हो गया। यहाँ भी भौगोलिक क्षेत्र था, ये भी भौगोलिक क्षेत्र है, बट यहाँ पे इसकी कंडीशन अलग है, इस वजह से इन्हें अपवाद कह देंगे, अपवादवाद बोल देंगे। तो और अपवादवाद के जनक किसे कहा जाता है। जनक कहा जाता है आपका कांट को। और किसने कहा, शेफर। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाएंगे। जब हम ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब हम इसमें देखेंगे, तो हम इस प्रश्न का उत्तर दो तरीके से लिख पाएंगे। एक तो इमैनुअल कांट से हम शुरू कर सकते हैं, और दूसरा इसमें पूछा है कि भाई क्षेत्र वर्णनी के रूप में कैसे विकसित किया है, यानी कि कोरोलॉजी के रूप में किस तरीके से, या इसे हम प्रादेशिक
प्रादेशिक भूगोल या फिर प्रादेशिक विज्ञान के रूप में किस तरीके से उन्होंने विकसित किया, उससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसी की परिभाषा लिखेंगे। क्षेत्रवर्णी के अंतर्गत किसी प्रदेश का अध्ययन वैज्ञानिक व वर्णनात्मक विधि से करते हैं। अब इसमें कांट का वर्णन करेंगे। कांट ने भूगोल का अध्ययन किसी ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, कांट का मानना था भूगोल का अध्ययन किसी स्थान के परिप्रेक्ष्य में तथा इतिहास का अध्ययन कालक्रम के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। फिर लिखेंगे इसमें, इस दृष्टिकोण से भूगोल को स्थान आधारित विज्ञान, अब इंग्लिश में देंगे CHOR, साइंस दर्जा दिया। ये हमने यहाँ पर अपने प्रस्तावना में बता दिए कि हम इसमें किस तरीके से इसका उत्तर लिखेंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और हम इसमें इसकी प्रस्तावना एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम इसमें दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि कांट अपने पारंपरिक जो कांट 17वीं सदी के महान भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भूगोल के अध्ययन में स्थान के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया तथा भूगोल को एक
स्वतंत्र, तर्कसंगत व वैज्ञानिक वर्णनात्मक भूगोल बनाने में योगदान दिया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है इसका। ये देखिए इंट्रोडक्शन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन की नीड क्या है। क्वेश्चन की नीड ये है, प्रश्न हमसे ये पूछा गया इसमें, कांट के दार्शनिक ढांचे ने भूगोल को एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान के रूप में स्थापित करने में कैसे नींव रखी। तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर वो होगा जिसमें हम कोशिश करें कि हमारा जो है उत्तर यहाँ से उत्तर क्षेत्रवर्णी विज्ञान से ही शुरू हो। पहला शब्द ही हमारा क्षेत्रवर्णी विज्ञान की व्याख्या से होना चाहिए। फिर क्षेत्रवर्णी विज्ञान के अंतर्गत कांट का क्या समावेश रहा उसका अध्ययन होना चाहिए इसमें। तो वैसे वो सटीक तो उनकी इसकी प्रस्तावना ये रहेगी, इंट्रोडक्शन यह रहेगा। बाकी ये भी आपका चल सकता है, किसी भी आप ये दोनों पर आधारित होगा। तो ये इसे हमने प्रस्तावना 1 हो गई अपनी प्रस्तावना। इसे हम अथवा लिख देते हैं, अथवा इसवी प्रस्तावना को हम लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये यूपीएससी के बेस्ड में जब क्वेश्चन लिखा जाएगा तो इसमें इसी की क्षेत्रवर्णी विज्ञान की और एप्लीकेशंस की इसके वर्णन किया जाएगा। बट यहाँ पर जो हमारा जो एग्ज़ाम है जीडीसी जीआईसी एग्ज़ाम है, तो हमको इसमें कहीं ना कहीं इसका और वर्णन करना पड़ेगा। और वर्णन करने का मतलब ये होगा कि हमको इसमें कांट के बारे में ही बताना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कांट का योगदान। अब देखिए कांट का क्या क्या योगदान रहा है। अब देखिए सबसे पहला योगदान उनका कांट का ये रहा है, समय तथा काल सापेक्ष अध्ययन। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि जब हम कांट को पढ़ते हैं तो कांट के बारे में सबसे पहली लाइन ये पढ़ी जाती है कि कांट ने ये बात बोली थी कि भूगोल का अध्ययन स्थानकालिक दृष्टिकोण से होना चाहिए तथा इतिहास का वर्णन कालिक आधार दृष्टि से होना चाहिए। तो इसमें हम यही लाइन लिख देंगे, भूगोल का अध्ययन स्थान विशेष के दृष्टिकोण होना चाहिए तथा इतिहास का वर्णन काल सापेक्ष दृष्टिकोण से होता है। ये इनके बारे में लिख दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्या आ सकता है, कांट का क्या क्या योगदान है। कांट का योगदान एक तो भाई काल सापेक्ष हो गया आपका। फिर दूसरा जिस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं हम इसमें वही लिख देंगे, इसमें लिख देंगे प्रादेशिक भूगोल या फिर क्षेत्रवर्णी विज्ञान की नींव। फिर इसमें लिख देंगे पर एक परिभाषा लिख देंगे, छोटी सी परिभाषा लिख देंगे इसमें, किसी क्षेत्र में घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। किसी क्षेत्र या प्रदेश में घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। ये इसमें वर्णन इसमें हमने कर दिया।
फिर और अगर लिखना लिखना चाहें तो भाई प्रादेशिक विज्ञान में क्या क्या होता है, इसमें होता है क्षेत्रीय भिन्नता, इसमें सब हेडिंग डाल देंगे और डाल देंगे स्थानिक पैटर्न, मानव पर्यावरण संबंध, उस स्थानिक उस प्रदेश की दृष्टि से क्या है, ये इसमें लिख देंगे। ये यहाँ से वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर और देखेंगे क्या है इसमें इनके बारे में। फिर इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो वारेनियस ने काम काम किया था उस काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है। क्रमबद्ध बनाम क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, ये इसमें लिख देंगे, इसमें इनका योगदान था इसमें। और फिर लिखेंगे भूगोल में अपवादवाद, फिर इसमें लिखेंगे कांट को, अपवादवाद का जनक कहते हैं, क्योंकि प्रादेशिक अध्ययन कर स्थानिक अपवाद की नींव रखी। और लिख देंगे शेफर ने इन्हें अपवादवाद का जनक कहा। ये यहाँ तक हमारा इसमें क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल में आप वर्णन कर देंगे इसमें जो भी यहाँ पर हमने अब अपने पुराने इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको उसका उत्तर बता दिए कि कैसे लिखेंगे। और फिर इसमें नेक्स्ट आ जाएंगे हम। ये हो गया कांट का योगदान। अगर हमारा क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए अगर हम उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर यदि हमारा लंबा जाएगा तो हम इसमें सीधे सीधे हेडिंग डाल देंगे और उसकी दो दो लाइन की व्याख्या कर देंगे। जैसे समय काल के सापेक्ष तो 2 लाइन की व्याख्या, फिर प्रादेशिक वर्णन इनका तो 2 लाइन की उसमें व्याख्या करेंगे। तो आंसर को हमको सिर्फ 200 शब्दों के अंदर अंदर ही जो है ख़त्म करना होगा वहाँ पर। और फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है ये भूगोल कांट के दार्शनिक ढांचे ने भूगोल को एक क्षेत्रीय वर्णन या फिर प्रादेशिक विज्ञान को स्थापित करने की नींव रखी। अब इसमें लिखेंगे, अब इसमें जैसे कांट का योगदान है इसमें हम आगमनात्मक विधि भी डाल सकते हैं। आगमनात्मक विधि, फिर इसमें इनके आर्म चेयर का जिक्र इसमें कर सकते हैं, आर्म चेयर का वर्णन किसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके पॉइंट और बढ़ाए जा सकते हैं। अब इसका महत्वपूर्ण पार्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें भूगोल के अध्ययन में क्षेत्रवर्णी भूगोल या फिर प्रादेशिक भूगोल की नींव। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे।
अब इसका जो हम वर्णन करेंगे वो क्षेत्रीय भूगोल की परिभाषा के साथ इसका वर्णन करेंगे। इसमें लिखेंगे क्षेत्र वर्णीय भूगोल में किसी प्रदेश के किसी प्रदेश का प्रादेशिक संश्लेषण व प्रदेश की परिघटनाओं का कारण कार्यभाव स्ले विश्लेषण ये देखिए क्षेत्रवर्णीय भूगोल की परिभाषा है। क्षेत्रवर्णीय भूगोल में किसी प्रदेश का प्रादेशिक संश्लेषण व देखिए इसमें प्रादेशिक संश्लेषण आ गया और प्रदेश की परिघटनाओं का कारण क्या है, कार्यभाव से विश्लेषण करना होता है। ये इसमें इस तरीके की परिभाषा आ गई। अब इसमें लिख देंगे कांट ने कहा इसमें लिखेंगे कांट के अनुसार प्रदेश का अध्ययन कांट के अनुसार प्रदेश का अध्ययन स्थान परिप्रेक्ष्य में होता है, अतः भूगोल एक घटित प्रादेशिक विज्ञान है। तो कांट ने ऐसी ऐसी बातें बोलकर अपनी बातों को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी कि जो देखिए जो भूगोल है उसे क्षेत्रवर्णीय विज्ञान में इनका क्या योगदान था, मतलब कैसे इनके कथनों से क्षेत्रवर्णीय विज्ञान की नींव रखी गई। फिर इसमें हम पॉइंट में डाल देंगे। अब पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कांट के विचारों में भूगोल का अध्ययन स्थानिक है, जिसमें प्रत्येक स्थान की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जिनसे प्रदेश का अलग भौतिक स्वरूप, संस्कृति का
निर्माण होता है। जैसे इसमें लिखेंगे छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र लिखेंगे और लिखेंगे दलदली भाग, तो देखिए हर एक प्रदेश की एक अलग अलग भौतिक स्वरूप हैं, अलग अलग इनके जो है संस्कृति हैं। अब यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में, अब यहाँ पर मैदानी भाग, तो इन क्षेत्रों में क्यों, इन क्षेत्रों में जैसे छोटा नागपुर पठार है, यहाँ दंडकारण्य क्षेत्र है, यहीं क्यों सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं, और मैदानी भागों में पाई नहीं जाती इतनी। तो देखिए जो जनजातियां हैं वो शुरू से ही मतलब अपने आप में ये परिवर्तन के नियम को नहीं मानती, मतलब अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाहती। वो उनके कुछ नियम होते हैं और वो अपने नियम के हिसाब से शुरू से जीती चली आई हैं और उसी में ही वो रहना चाहती हैं। तो जंगल में तो उनका निवास जंगल में होता है, तो जंगल में ही वो रह रही हैं। अब फिर यहाँ मैदानी भागों में क्या, वैश्वीकरण में मैदानी भागों में हुआ है और ग्लोबलाइजेशन है, नई नई संस्कृति का आगमन यहाँ तक हुआ है, तो नई संस्कृति के संपर्क में आके और सारी सुख सुविधाओं के लाभ के लिए तो ये सारे लोग जो परिवर्तित हो गए हैं, तो यहाँ जनजातियाँ बची नहीं हैं इतनी, और जनजाति हैं भी तो उनका स्वरूप चेंज हो चुका है। तो यहाँ की जनजाति के, मैदानी जनजाति का स्वरूप अलग होगा, और दंडकारण्य क्षेत्र में या फिर छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जनजाति पाई जा रही है उनका स्वरूप अलग होगा। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें हमको और क्या डाल सकते हैं, हम इसमें स्थानिक वर्णन डाल दिए हमने, और इसमें डालेंगे एक इसमें पॉइंट ये भी आ सकता है कि जो परिघटना होती हैं वो स्थान के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, चाहे उनका समय एक ही क्यों ना हो। तो इसमें ये भी हम डाल सकते हैं, प्रत्येक भौगोलिक परिघटना स्थान के अनुसार एक ही समय में अलग अलग परिणाम होगा। इसमें एक पॉइंट ये आ गया। फिर इसमें देखेंगे इन्होंने अपने लिखों वर्णात्मक का भी अध्ययन बताया है कि वही प्रदेश का वर्णन करेंगे तो उसमें पूरी तरीके से वर्णन करना पड़ेगा, वर्णात्मक विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसमें लिखेंगे इन्होंने प्रदेश के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि से वर्णनात्मक दृष्टिकोण बताया। मतलब वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वर्णनात्मक होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। और फिर नेक्स्ट इसमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट इसमें हम लिखेंगे,
4 तो कम से कम लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे, जब हम वर्णन करेंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे प्रदेश का अध्ययन एक चरीय न होकर बहुचरीय होगा, जैसे जलवायु, संस्कृति, संरचना, व्यापार, बस्ती, जनसंख्या, समस्या, समाधान। ये तो देखिए, इसमें हमने 4 पॉइंट इनके इन्होंने क्षेत्रवर्णीय भूगोल में क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में हमने लिख दिए। सबसे पहले कांट का विचार लिख दिया, फिर इसमें हमने लिख दिया कि इनका मानना था कि भाई भौगोलिक परिघटना जो है स्थान के अनुसार एक ही समय में अलग अलग उसके परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था भाई, मतलब एक लैंड फॉर्म ये है, एक लैंड फॉर्म ये है, दोनों जगह हवाएं चली, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल है, लो प्रेशर डेवलप होगा, तो लो प्रेशर डेवलप होने के बाद हो सकता है यहाँ चक्रवात बन जाए। यहाँ पर पानी है और यहाँ पर जो है आपका स्थल क्षेत्र है, तो यहाँ पानी वाले क्षेत्र में लो प्रेशर डेवलप होगा और हवा चलेगी और वही हवा जो चक्रवात बन जाए। और यहाँ पर वही हवाएं, मान लीजिए ये हवा इस तरह चल रही है, मानसून हवा ले आए, तो एक ही समय पर होने वाली घटनाएं स्थान पर वेरी करती हैं कि उनका क्या परिणाम होगा। ये इसका उदाहरण थे इसके। और फिर नेक्स्ट इन्होंने जो प्रदेश के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि से वर्णनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। और फिर प्रदेश का अध्ययन एक चरीय ना होकर बहुचरीय दृष्टिकोण से न अपनाया। बहुचरीय कैसे होना चाहिए, जैसे कि उसमें जलवायु, संस्कृति और संरचना, व्यापार, बस्ती, जनसंख्या और समस्या क्या है, उसकी समाधान क्या है, तो ये सब इस दृष्टि से इन्होंने अपनाया। फिर आगे चल के फिर नीचे इसका वो लिख देंगे, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है इसका ये, कांट ने भूगोल को क्रमबद्ध न मानकर भूगोल के अध्ययन को काल व समय के परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व दिया। काल व स्थान। भूगोल में स्थानिक वर्णन से ही प्रादेशिक या क्षेत्रवर्णी भूगोल की नींव रखी। अतः कांट को प्रादेशिक भूगोल के दार्शनिक आधार का जनक माना जाता है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो देखिए, हमने अपने क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखना सीखा। एक तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखेंगे वो हमने 2 तरीके से बताया कि किस तरीके लिखा जाता है। फिर कांट का योगदान लिखा,
या तो इसमें हम इसमें दार्शनिक भी लिख सकते हैं, कांट का दार्शनिक योगदान, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। और फिर हमने इनके जो योगदान थे भाई, काल समय, ये समय काल समय और सॉरी यहाँ पर समय और स्थान है, समय और स्थान सापेक्ष अध्ययन, फिर प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी, फिर क्रमबद्ध भूगोल बनाम कैसे प्रादेशिक भूगोल जो शुरू से चलता आ रहा था उसे ही किस तरीके आगे बढ़ाया, फिर भूगोल में अपवादवाद कैसे इन्होंने रखा, फिर उसके बाद भूगोल के अध्ययन में क्षेत्रवर्णी भूगोल की किस तरीके नींव रखी, फिर उसके हमने इनके पॉइंट रखे, सोर्स रखे, और जो है इसमें फिर इनके 4 पॉइंट हमने लिखे इसमें। फिर इसके बाद हमने एक जो उक्त जो निष्कर्ष हो सकता है पूरे इसका वो इस लिखा। तो ये एक तरीके से एक मतलब संपूर्ण आंसर है, इसे कोई काट नहीं पाएगा इस उत्तर को। ठीक है मित्रों, पढ़ते रहिए आगे, और हम देखेंगे इसमें धीरे धीरे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।